हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम आपके लिए टीजीटी पीजीटी में जो एग्जाम में अरसा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस न केवल टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर या जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। सारी परीक्षा की तैयारी करने के बाद जो प्रैक्टिस होती है उसका भी एक अहम रोल होता है। इसी क्रम में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और लगातार एग्जाम होने तक लेकर आते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है। तो गोसेन एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और उन्होंने जो नियम दिए हैं वो दो नियम दिए हैं। पहला है उनका हिरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम उन्होंने दिया और जो दूसरा है वो उन्होंने दिया है समसीमांत उपयोगिता का नियम। पहला नियम उनका जो है वो कहलाता है हिरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और जबकि दूसरा नियम उनका कहलाता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता संबंधी जो भी विचार हैं वो सर्वप्रथम जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं गोसेन उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ये उन्हीं की अवधारणा है। तो यहाँ पर अगर द्वितीय नियम गोसेन का पूछा जाए तो ऑप्शन होता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। लेकिन अगर गोसेन का जो फर्स्ट नियम है या प्रथम नियम के बारे में बात की जाए तो हमारा ऑप्शन जो होता है वो होता है हिरासमान उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन है ठीक है। अगला है कि जब कोई उपभोक्ता साम्यावस्था में है और MRS XY 2.5 है और वस्तु Y का मूल्य 16 है तो वस्तु X का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर वस्तु X का मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जो MRS XY है ये होता है PX अपॉन PY के। MRS XY आपको दे रखा है 2.5 और px आपको जो है वो ज्ञात करना है, यानी px कहते हैं x वस्तु का मूल्य और जो py है वो भी आपको दे रखा है, यानी y वस्तु का मूल्य आपको 16 यहाँ पर दे रखा है। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर px जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 16। इसको गुणा करोगे तो जवाब आ जाएगा 40। तो यहाँ पर जो x वस्तु का मूल्य है उसको आप लिख सकते हैं 40 और ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन 2 के लिए सही आंसर है। पी एक्स यानी पी फॉर प्राइस और एक्स माने एक्स वस्तु। तो पी एक्स जो है वो एक्स वस्तु के मूल्य को से पूछा गया है, उसी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इसके बाद अगला है कि एकाधिकार वाली प्रतिस्पर्धा यानी एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त दीर्घकालीन साम्य की अवस्था का समर्थन करती है। यहाँ पर दीर्घकालीन साम्य की बात हो रही है। तो जो एकाधिकार वाली प्रतिस्पर्धा फर्में हैं उसमें दीर्घकाल के लिए दो शर्तें दे रखी होती हैं। पहला तो होता है कि MR जो है वो MC के बराबर हो और दूसरा AR जो है वो AC के बराबर। MR यानी मार्जिनल रिवैल्यू हिंदी में कहते हैं सीमांत आगम, MC यानी मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत, AR औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू और AC जो होता है वो आपका औसत लागत होती है, एवरेज कॉस्ट होती है। तो एकाधिकार वाली प्रतिस्पर्धित फर्मों में जो दीर्घकालीन साम्य की शर्त है वो यही है कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी MC का जो वैल्यू है वो डिफर है होता है और AR और AC का वैल्यू जो है वो डिफर होता है। लेकिन ये MR MC के बराबर होता है और एवरेज रेवेन्यू जो होती है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन सी में भी सेम वैल्यूज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फर्क है कि यहाँ पर MR इजिकल टू MC इजिकल टू AR इजिकल टू AC दिखाया गया है जो सही नहीं है। यानी कि MR और MC आपस में बराबर होते हैं और AR और AC आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। इसके बाद अगला है कि जब पहली बार मूल्य निर्धारण में समय कारकों के महत्व को किसने स्पष्ट किया था। यानी सर्वप्रथम जब मूल्य निर्धारण की बात होती है तो उसमें जो टाइम है जो समय है उसका भी विशेष महत्व है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी और ऑप्शन दे रखे हैं चैम्बरलिन, स्टिगलर, मिसेस जॉन रॉबिन्सन
या फिर मार्शल। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये आसानी है क्योंकि सभी को मालूम है कि इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने सबसे पहले मूल्य निर्धारण में समय कारकों का महत्व को स्पष्ट किया। इन्होंने 3 तरह की अवधियों की बात की थी। पहली तो इन्होंने बताई थी वो है बाजार अवधि, जिसे आप वर्तमान समय में अति अल्पकाल कहते हैं। दूसरी इन्होंने जो वर्णन किया वो लघु अवधि का किया, जिसे अल्पकाल कहा जाता है। और तीसरा इन्होंने दीर्घकालीन अवधि का भी वर्णन किया, जो वर्षों में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मार्शल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ह्रासमान प्रतिफल या नहीं, ह्रासमान प्रतिलाभ का नियम कब लागू होता है? यानी जब लाभ गिरते हुए मिल रहे हो। ह्रासमान प्रतिलाभ का मतलब है कि लाभ तो हो रहा है, लेकिन जो लाभ होने की दर है उसमें लगातार कमी हो रही है। ये कब लागू होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, जब कुल उत्पाद में वृद्धि शुरू हो जाती है, या फिर कुल उत्पाद में गिरावट आने लगती है, या फिर सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है, या फिर सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है। तो देखिए, ये ह्रासमान प्रतिलाभ का नियम है, ये हमें ये बताता है जब कोई भी फर्म अधिक परिवर्तनशील निवेश किराए पर लेती है। यानी जो परिवर्तनीय साधन है उनमें निवेश करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है और वो किराए पर वो निवेश लेती है। तो और अन्य जो निवेश जो उसके फिक्स्ड हैं, जो उसके पास पहले से मौजूद है पूंजी, उसके निवेश में वो कोई परिवर्तन नहीं करती है पुराने निवेश में अपने, तब परिवर्तनीयशील निवेश का सीमांत उत्पाद इस तरह गिरना शुरू होता है कि पिछली इकाइयों की तुलना में क्रमिक इकाइयां उत्पाद में कम जुड़ती हैं। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हम सीमांत उत्पादन में अतिरिक्त परिवर्तनशील निवेश किराए पर लेकर लगाते हैं, तो प्रत्येक अगली इकाई से जो उत्पादन हमें मिल रहा होता है, उससे होने वाले लाभ का जो दर है वो घटने लगती है। यानी लाभ हो रहा होता है लेकिन घटते हुए दर से होता है, यानी उत्पादन बढ़ रहा होता है लेकिन गिरते हुए दर से बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ह्रासमान प्रतिलाभ का नियम जब लागू होगा तब सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगी। और सीमांत उत्पाद का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पूंजी की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो सीमांत उत्पाद कहलाएगा। इसके बाद अगला है, इन्होंने पूछा है कि एजवर्थ, ये है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला दे रखा है वो है कि प्रतिस्पर्धी यानी जो भी कंपटीटर्स हैं उनका उत्पाद निर्णय पहले से दिया हुआ होता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी के मूल्य निर्धारण को दिया गया माना जाता है, या ये मूल्य कठोरता की व्याख्या करता है। इन सब में से कौन सी बात ठीक है? एजवर्थ के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, एजवर्थ की जो धारणा है वो बर्ट्रेट मॉडल से अलग है, और ये उत्पाद निर्णय की सीमा होती है। जो एडवर्थ की जो धारणा है या और इनकी जो विचारधारा है वो उत्पाद निर्णय की सीमा होती है, यानी उपभोक्ता सबसे सस्ते जो विक्रेता हैं उनसे खरीदना चाहता है और मूल्य के लिए एक चक्रीय पैटर्न को अपना लेता है। इसलिए एडवर्थ मॉडल में उत्पाद निर्णय दिया गया माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए, ओलिगोपोली में जो उत्पादक हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पर या तो अलग-अलग जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना-अपना उत्पाद की सीमा निर्धारित कर लेते हैं, या फिर अपना जो है पहले से कीमत निर्धारित कर लेते हैं आपस में कोई कर्टेल कर कर, या किसी आदर्श फर्म को प्रतिनिधि फर्म बनाकर उसके अनुसार मूल्य निर्धारित कर लेते हैं। और उस जो मूल्य वो निर्धारित करते हैं उस मूल्य से को आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मूल्य कठोरता की भी व्याख्या करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एजवर्थ मॉडल की बात चल रही है तो एजवर्थ मॉडल जो है वो उत्पाद सीमा को दिखाता है। यहाँ पर ये माना गया है कि जो भी विक्रेता है वो सबसे सस्ते से सस्ते विक्रेता से अपना सामान खरीदते हैं। जितने भी क्रेता हैं जो खरीदने वाले हैं वो सबसे सस्ते विक्रेता से अपना सामान खरीदते हैं, इसलिए इन्होंने उत्पाद निर्णय पहले से दिया गया माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद अगला है, सार्वजनिक वस्तु की विशेषता
होती है। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपभोग सभी समाज के लोग, सभी देशवासी एक साथ करते हैं और ये राज्य, ये सरकार द्वारा उन्हें मुहैया कराई जाती हैं या उन्हें प्रदान की जाती हैं। एक बात और है कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इनको जनता के लिए उपलब्ध कराने का सरकार या राज्य का केवल एक ही मकसद होता है, वो होता है जन कल्याण। उनके जो जनता है उसके जीवन स्तर में सुधार हो और देश का विकास हो, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसमें जो है विकास हो। तो यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता पूछी गई है और 4 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले दे रखा है सामूहिक उपभोग, फिर विभाज्यता, फिर बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता और तीसरा प्रतिस्पर्धी उपभोग। सार्वजनिक वस्तुओं की बात चल रही है। तो देखिए जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उनकी सामूहिक खपत होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये पहला वाला जो है आपका राइट है। दूसरी जो सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है वो है अविभाज्यता। ये विभाज्यता नहीं है, यह है अविभाज्यता। जैसे कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट सरकार या लगवा देती है तो उसकी जो रोशनी है वो अमीर गरीब समाज के प्रत्येक वर्ग पर समान रूप से पड़ेगी। ये है उसकी अविभाज्यता। ऐसा नहीं है कि किसी खास तरह के लोगों के लिए सरकार ने सड़क बनवा दी है और कोई रोड पड़ा है, कहीं हाईवे पड़ा है तो उस पर जो भी जाएगा वो सभी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ खास लोग जाएंगे। दूसरा जो है बहिर्वेशन, इससे नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि ये गैर प्रतिस्पर्धी किस्म के होते हैं। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसकी इसका एकमात्र कारण यही है कि सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उनका केवल उनकी उपलब्धता का एक ही मकसद होता है जन कल्याण। लाभ कमाना उनकी उपलब्धता का मकसद नहीं होता, इसलिए ये गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं, इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। और इसके बाद ये गैर अपवर्जी होती है। गैर अपवर्जना भी सार्वजनिक वस्तुओं का एक विशेषता है। तो इस हिसाब से, इन खूंटों के हिसाब से जो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इन चारों में से केवल सामूहिक उपभोग और बहिर्वेशन नहीं किया जाता है। ये 2 ही सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं, बाकी 2 और 4 नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बाजार की विफलता का कारण है। ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा बाजार की विफलता का कारण है। सबसे माल पहला इसमें दे रखा है बाह्यता, सूचना की असमितता और फिर तीसरा दे रखा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो देखिए जो बाजार की विफलता के कारण है उसमें पहला होता है बाजार की अपूर्णता, अपूर्ण बाजार। दूसरा होता है सूचना की असमितता, असमित सूचना। और तीसरा होता है बाह्यता का दुष्प्रभाव, बाह्यता का दुष्प्रभाव। इसमें बाजार की विफलता के कारण पूछे हैं, जिसमें से पहला और तो सही है और दूसरा भी जो है आपका वो सही है, लेकिन ये तीसरा सही नहीं है क्योंकि कंपटीशन जो है वो बाजार की पूर्णता का एक कारक है, मार्केट फेल्योर का वो रीजन नहीं है। मार्केट फेल्योर तभी होता है कि जब कंपटीशन में किसी भी तरह की कमी आए, जो उपभोक्ता हैं उनको बाजार की पूरी जानकारी ना हो, या फिर जो अब विक्रेता हैं वो गलत तरीके से अपनी वस्तुओं के जो कीमतें हैं वो निर्धारण करें, या जो एक्सटर्निटीज हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उनसे जो लाभ होने वाले हैं वो बाजार को मिलने लगी तो भी बाजार विफल हो जाता है। इसलिए इन सारी बातों के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका ठीक है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है ये बाजार की विफलता का कारण नहीं है। इसके बाद अगला है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी लोचशीलता को मानते हुए इस बात पर बल दिया है कि मजदूरी और मूल्य गिरावट में से निम्न की कौन सी स्थिति पैदा होगी। यानी जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि अगर जो मजदूर हैं उनकी मुद्रा मजदूरी में गिरावट कर दी जाए
और बाजार में वस्तुओं के मूल्य में भी गिरावट कर दी जाए तो इनमें से कौन सी स्थिति पैदा होगी? यानी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अपस्फीति हो जाएगी, रोजगार और उत्पादन का उच्च स्तर हो जाएगा, या बेरोजगारी और उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। देखिए, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना था कि अगर आप मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी में कटौती कर लें, तो उसी ही पैसे में आप अधिक मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई भी उत्पादक या मैन्युफैक्चरर 1,000 रुपए की मजदूरी दे रहा है 10 मजदूरों को, हर किसी को 100 रुपए। तो इनका ये मानना था कि अगर वो एक ही 1,000 रुपए की मजदूरी देता रहे, लेकिन वो इसको घटा के 50 कर दे, तो वहाँ 20 लोगों को रोजगार दे पाएगा, जिससे ये जो बड़े हुए 10 लोग हैं, ये भी अपनी बेसिक जरूरतों की पूर्ति करेंगे और जिस चीज की इन्हें जरूरत होगी उसकी ये बाजार में डिमांड बढ़ा देंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ना स्टार्ट होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। रोजगार और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा अगर मुद्रा, मजदूरी और मूल्य में गिरावट हो जाए, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। इसके बाद अगला है कि ब्याज अभिधारणा का परंपरावादी सिद्धांत है कि बचत और निवेश, यहाँ पर बात की जा रही है बचत और निवेश की, दोनों निम्नलिखित में से किसके फलन है। और ब्याज अभिधारणा में भी परंपरावादी सिद्धांत की बात की जा रही है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जो चार दे रखे हैं कि इसमें से किसके ये फलन है। राष्ट्रीय स्तर के फलन है, रोजगार और उत्पादन का स्तर के फलन है, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के फलन है, या फिर ब्याज दर के फलन है। देखिए, जो बचत है वो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार वो रिसाव है जो लोग उपभोग के बाद अपने पैसे से बचाकर अपने पास रख लेते हैं, और जो वो अपने पास पैसा रखते हैं वो तभी रखेंगे अगर ब्याज की दरें बाजार में बहुत कम हो। अगर ब्याज की दरें बाजार में एक स्तर से ऊंची होंगी तो वो अपना पैसा बाजार में लगा देंगे। दूसरी बात है निवेश। तो निवेश में भी अगर ब्याज की दरें बहुत ज्यादा कम होंगी और जो उनकी निवेश करने के बाद प्रति इकाई जो उनकी पूंजी है उससे मिलने वाली उत्पादकता उन ब्याज दरों से अधिक होगी, तो वो निवेश ज्यादा करेंगे। या ये कहा जा सकता है सीधे अल्फाजों में कि अगर ब्याज दरें नीची होती हैं तो लोग ज्यादा उधार लेकर निवेश कर लेते हैं, और ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोग उधार या लोन नहीं लेते और निवेश कम करते हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी सेविंग्स हैं और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों ही आपका फंक्शन होते हैं ब्याज दर का, यानी इंटरेस्ट रेट का। ये दोनों इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। तो जो परंपरावादी सिद्धांत है उसके अनुसार ब्याज और निवेश दोनों ही ब्याज दर के फलन होंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यून्सबरी की सापेक्ष आय अवधारणा क्या बताती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग प्रकार वक्र ऊपर की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है, या औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है ये आपकी 1 के बराबर होती है। तो जब आप सापेक्ष आय अवधारणा की बात करते हैं और ड्यून्सबरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी उपभोग प्रवृत्ति जो है वो स्थिर रहती है, क्योंकि यदि वर्तमान और अधिकतम आय साथ साथ बढ़ने लगे तो खपत हमेशा आय में परिवर्तन के अनुपातिक ही रहती है। यानी जो खपत हो रही है और जो आय में परिवर्तन हो रहा है उन दोनों का प्रतिशत समान रहेगा। इसलिए जो एपीसी है वो यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति वो हमेशा स्थिर रहती है ड्यून्सबरी की सापेक्ष आय अवधारणा के अनुसार। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मुद्रास्फीति हर जगह होती है और हमेशा ही एक मौद्रिक घटना है। ऑप्शन दे रखे हैं टॉबिन, जॉन एम कीन्स, मिल्टन फ्रीडमैन या अन्ना जे श्रॉट्स। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन का ये कथन था कि मुद्रास्फीति सर्वत्र ही एक मौद्रिक घटना है। मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो उसके पीछे केवल मुद्रा ही मुद्रा होती है, उसका
हर रीजन के पीछे मुद्रा ही है, मुद्रा ही उसका कारण है, मुद्रा ही उसका परिणाम है। ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि जो तौरक है वो निम्नलिखित में से उसका निकट का संबंध किससे है? ये तौरक है। ब्याज दर से है, रहतिया से है, बेकार पड़ी क्षमता से है या प्रेरित निवेश से है? देखिए, दो चीजें एक साथ पढ़ाई जाती हैं आपको। एक होता है गुणक, एक होता है तौरक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो गुणक है इसका जो मूल आधार है वो स्वायत्त निवेश, और जो त्वरक है इसका आधार है प्रेरित निवेश। तो त्वरक का संबंध जब भी पूछा जाएगा तो प्रेरित निवेश से होगा, और गुणक का संबंध जब भी पूछा जाएगा तो स्वायत्त निवेश से होगा। स्वायत्त निवेश का संबंध ज्यादातर सरकार द्वारा किए जाने वाले निवेश से है, और जो प्रेरित निवेश है इसका संबंध जो निजी है, ये प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट है उससे है, क्योंकि यहाँ पर लाभ अर्जित करने की दृष्टि से ये निवेश किया जाता है, और ये जन कल्याण के हिसाब से किया जाता है स्वायत्त। तो गुणक हमेशा स्वायत्त निवेश से जुड़ेगा और त्वरक हमेशा प्रेरित निवेश के साथ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनें। जो सूची एक है यहाँ अलग अलग अवधारणाएं दी जा रही हैं, और सूची दो में अर्थशास्त्रियों के नाम है। पहला है तरलता जाल। तो देखिए, तरलता जाल जो है जेम कीन से संबंधित है, यानी एक ए जो है 4 है। प्रदर्शन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव जो है वो जून्सबरी। यहाँ पर आपका आ जाएगा बी का आ जाएगा 3। स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन की है। यहाँ पर आ जाएगा आपका सी के आगे 1, और चौथा है आपका डी संपदा प्रभाव। संपदा प्रभाव जो है वो पीक्यू से संबंधित है, यहाँ आ जाएगा आपका 2। जो कूट बनेगा वो बनेगा 4 3 1 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का हमारा आखिरी सवाल है ये। इसमें है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में कीन्स के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? यानी कि जो कीन्स ने बताया है कि मौद्रिक नीति किस तरह से प्रभावशाली होती है, तो उन विचारधारा के आधार पर इसमें से कौन सा तर्क जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। पहला इसमें दे रखा है कि मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से स्थिर है, मुद्रा की मांग अस्थिर है, मुद्रा की मांग ब्याज संवेदी होती है, निवेश की मांग अस्थिर है। तो देखिए कीन्स के अनुसार ये ठीक है कि निवेश की मांग अस्थिर होती है। दूसरा, उसने जो मुद्रा की मांग हो उसको ब्याज संवेदी ही बताया है। मुद्रा का जो तरलता जाल है वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे उसकी डिपेंड है। उसके बाद आ जाता है मुद्रा की मांग को उसने अस्थिर बताया है, इसको भी उसने ब्याज दर का फलन बताया है। पहला जो है मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से स्थिर है, ये उसने गलत, ये उसके में विचारधारा से संबंध नहीं रखता, मेल नहीं खाता। यहाँ पर अगर अस्थिर होता तो ये राइट आंसर होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 क्वेश्चनों को हमने शामिल किया। कुछ आसान थे, कुछ कठिन थे, लेकिन इसी क्रम में हम आगे भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखें, इनको शेयर करें, इनको लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।